हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करें केमिस्ट्री की क्लास। और आज ये अंतिम क्लास होने वाली है। अंतिम क्लास होने वाली है आज, अंतिम क्लास इस चैप्टर नंबर 2 का। कल से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। वेलकम वेलकम, सभी का वेलकम। ठीक है, देखो, किसी ने मुझे फोन किया था, सर आप अभी अभी जो क्लास किया फिजिक्स का, उसका मुझे पीडीएफ अपलोड करो। मैंने कहा अरे यार, कैसे कैसे लोग हैं यार। कहते हैं मैं पीडीएफ से कॉपी पे नोट करता हूँ। भाई साहब समझ जाओ, पीडीएफ से कॉपी पे नोट करने के लिए नहीं दिया जाता है। पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और पीडीएफ पढ़ने के लिए दिया जाता है। नोट्स आप क्लास को देखकर अपने से बनाओ। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि लिखने के बाद मैं हट जाता हूं, सामने लिख लो सभी से करता हूं। और ये लोग बेवकूफ नहीं है जो अपने से लिखते हैं सुनकर देखकर। यार पढ़ाई करना सीख लो आप लोग। पढ़ाई करना सीख लो। अरे यार, मोबाइल में उधर ही रहने दिया। 1 मिनट में लेकर आता हूं, 1 मिनट लेकर आता हूं, तभी तो कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों का। एक मिनट बने रहिएगा सब लोग। एक मिनट रुकिएगा सब लोग। मोबाइल मैंने कहाँ रख दिया, खुद ही को नहीं मिल रही है मेरी मोबाइल। अरे यहीं पे तो है दबा हुआ। कभी कभी चीज चिराग तले अंधेरा, नाम सुने होगे ना, वही हुआ। यहीं पे मोबाइल दबी हुई थी, अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। और हाँ, आज डाउट क्लास नहीं है, आज लेक्चर नंबर 19 है। आज लेक्चर नंबर 19 है और चैप्टर को लास्ट है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, पानी पी लेते हैं। ठीक है, आज ही हम लोग हेरनी का नियम पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। आ गए सभी? सभी को जय मां सरस्वती। नहीं, कभी कभी अलग चीजें भी लिखवा देता हूं, अलग चीजें भी बता देता हूं। इसलिए मैं कहता हूं क्लास में जो लिखाया करें वही आप लोग लिखा करो, वही पढ़ा करो। पीडीएफ की चीजें आप लोग देख लिया करो बस, कि हाँ पीडीएफ में क्या है क्या नहीं है। ठीक, ठीक है, स्टार्ट करें। बोलो, डाउट क्लियर, डाउट लिखो। पंकज गुप्ता, क्या डाउट है बताओ, क्या डाउट है? पंकज गुप्ता क्या डाउट है बताओ। पंकज गुप्ता केवल हैंड राइज करेंगे, मैं और किसी का नहीं लेने वाला हूं। इनका मैं बताता हूं पंकज गुप्ता को कहाँ है। बोलो क्या डाउट है, हेलो बोलो। सर जी, ये बोल रहे थे आप जो लिखवाए हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, हाँ हाँ, तो सर जी उसमें पहला लिखा है प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। हाँ हाँ, और सर जी दूसरा लिखा है प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है।
हाँ तो हाँ। सर जी जब दूरी बढ़ रही है तो मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्यों घट रहा है? क्यों घट रहा है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस घट रहा है इतना जान लो बस, ठीक है। सर जी कुछ प्रयोगों उसमें द्वारा देखा जाता है। ये तो वो नहीं नहीं क्लियर करना चाहिए ना। नहीं, क्लियर नहीं करना चाहिए इसलिए कि प्रयोगों द्वारा देखा गया। पहले इतनी पतली सी छड़ी जाकर देखा गया, प्रतिरोध कम था, मोटा कर दिया गया, ज्यादा था। पर सर जी तो जैसे प्रयोग था, जो जो क्षेत्रफल एक्सपेरिमेंट है, था। अब आप मुझे बताओ गॉस का नियम पढ़े हो, गॉस का नियम क्या आता है बताओ, बताओ सर क्या जी होता है। जैसे जैसे हम ये पूछ रहे हैं हाँ, कि आर आर तो मतलब क्षेत्रफल आर पे भी निर्भर करता है। ये क्षेत्रफल आप पे निर्भर करता है, मतलब त्रिज्या वाला नहीं बात कर रहा हूँ, ये आंतरिक प्रतिरोध त्रिज्या अलग होता है। सर जी हम समझ रहे हैं जैसे जो जितना दूरी है ये तो सर दूरी जी से नहीं मतलब है, ठीक है। अगर आप उसे ट्रिक से समझना चाहें तो समझ सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सच्चाई है उसे प्रयोग किया जाता है। जब आप कभी बीटेक वगैरह करोगे, शायद अगर आप पीएमएम बनाए होंगे तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं, अलग अलग मोटाई की अलग अलग क्षेत्रफल का डालते हैं, एक ग्राफ बनाया जाता है, एक साड़ी बनाई जाती है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं और वही हम लोग का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो प्रयोगों द्वारा वो देखा जाता है कि ऐसा होता है, ठीक है। अगर उसे ट्रिक बनाने के लिए मैंने वैसे ही बता दिया कि देख लो भाई दूरी ऐसे बढ़ेगी तो ज्यादा जगह हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध, तो वो बात अलग है, ठीक है। ठीक है सर जी। सर जी एक बात और है सर हाँ जी, हाँ। हम मेरा 2-3 क्लास के बाद एक क्वेश्चन या एक डाउट रहता है सर जी। आप इतना 50 बार सर जी कमेंट कर देते हैं, आप सभी लोगों का देख कर समझा देते हैं, मेरा सर जी रहता है तो आप ये समझाते आप ही नहीं। डाउट, आप कमेंट क्या करते हो, डाउट है सर, यही कमेंट करते हो ना। सर जी क्वेश्चन भी करते हैं सर जी, नहीं नहीं, पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन करते दूसरा हो तो वाला मैं बता देता, मैं सबका बता देता हूँ, आप क्वेश्चन करते ही नहीं हो, सर जी हम डाउट है कहते हैं सर लिखते। सर जी आप पिछला देख लेंगे, हम बोल रहे हैं दूसरा वाला समझाइए, दूसरा वाला। सर जी नहीं आप दूसरा वाला आप देखिए यहाँ पे कई चीज है, दूसरा वाला समझ, अरे सीधे लिखिए ना, क्षेत्रफल पे कैसे बढ़ता है ऐसे लिख दो, तो सर कैसे जी नहीं समझाऊंगा। कमेंट ऊपर चला जा रहा है, आप बोल रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है सर देखो जी। लिखने के बाद कमेंट को कॉपी कर लिया करो, ठीक है, कई बार लगातार किया करो, कभी न कभी ध्यान पड़ ही जाएगा। आप ये मेरे जगह होते तब पर भी कमेंट ऊपर चला जाता, तो हम क्या करते बताओ। सर जी तो जैसे आप उन लोगों का देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं घर जा रहे हैं, वो लोग बाजार जा रहे हैं। सर जी हम कहाँ पे देखते हो। कोई सर जी जैसे कोई लिख रहा है हम सर जी खाना खाने जा रहे हैं, तो सर जी हमने आप तो देख नहीं रहे ध्यान हैं। दिया किसी कौन कौन खाना खाने जा रहा है। सर जी कृष्ण कुमार कोई था, वो खाना हाँ, खाना जा रहा है, बोले कि खाना खाने। सर जी आप बोले कि जाइए अच्छा खाना खाने। तो सर जी कहाँ हमने हम कहा बोल था रहे ऐसे जाइए, मैं किसी को नहीं कहा। मैंने कहा कि एक बार बीच में मैंने ये कहा था कि देखो भाई जो ये क्लास नहीं स्किप करेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा उसके अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैंने ये कहा था। सर जी क्लास आप रिकॉर्डिंग मैसेज उठा के करा देख करिए। लेना। पर सर जी कोई मतलब बाद में थोड़ा सा भी रहा करिए तो उसको सर जी देख लिया करिए कि सर जी क्या पूछ रहे हैं, अरे और यार आपसे आप, सवाल नहीं पंकज पूछेंगे यार सर। आप कैसे आदमी हो यार, कुछ दिमाग उमाग है आपके अंदर। मैंने क्या कहा आपको कि एक ही कमेंट बार बार किया करो, अगर क्वेश्चन जेन्युइन होगा तो मैं जरूर बता दूंगा, कहा ना मैंने। एक बार सर जी कमेंट कर दोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, मैं कैसे बताऊंगा, आप बताओ, आप ही नहीं दिखाई देगा तो आप कैसे बताओगे। 50 बार वो सर जी के कि दूसरा पॉइंट वाला समझाइए, दूसरा पॉइंट वाला नहीं समझाइए। दूसरा पॉइंट होता है, कौन क्वेश्चन होता है क्या, दूसरा पॉइंट समझाइए, मुझे समझ में आया कौन सा सर जी दूसरा पॉइंट है। आप उसमें 3 पॉइंट लिखवाए थे तो वही दूसरा पूछ रहे मुझे थे। क्या पता कि दूसरा पॉइंट वहां के पूछ रहे हो, टू पॉइंट समझाइए, दूसरा पॉइंट समझाइए, इसका मतलब क्या हुआ। सर जी मैंने तो वहां सीधे वैसे कहा कि नीचे देखो ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है, कहा मैंने। तो आप फालतू के डाउट दिमाग में लाओगे तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पे डाउट होता है जेन्युइन मैं आपको खुद ही कहता हूँ अच्छा डाउट है, सर जी इसको अच्छा, मैं बताता हूँ। ये क्षेत्रफल बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है, सर जी ये फालतू डाउट है। क्या, नहीं हाँ बिल्कुल फालतू का, मैंने वहां पे बोला था, ध्यान से लेक्चर को समझना। होता क्या है ना, जब आप दिमाग में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करने लगते हो, जब कमेंट करते हो तो कुछ चीजें जो मैं एक्स्ट्रा आगे बताने वाला होता हूँ वो दिमाग से उतर जाता है, सुन नहीं पाते हो आप, जब सुन नहीं पाते तो वही डाउट रह जाता है। मैंने वहां पे एक बार मिटाया इसको, क्यों मिटाया, क्यों, मैंने कहा देखो भाई नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो मैं सीधे इसको याद कर लो क्योंकि यह प्रयोगों द्वारा देखा गया है। मैंने स्टेटमेंट वहां पे बोला था, शायद आप कमेंट करने में बिजी हो, आपको नहीं सुनाई दिया, गलती ठीक है उसमें सर जी, किसकी है, मेरी। हम नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे सर जी। पर हम पूरा वही टॉपिक पूरा देख कर तभी हम सवाल हाँ पूछते तब हैं। तब कमेंट किया करो, तब मैं पूछता हूँ किसी को प्रॉब्लम है क्या, किसी सर को जी डाउट है क्या, पूछता हूँ नहीं। तभी तो तभी पूछे हैं, पहले हम नहीं नहीं तब नहीं पूछते पूछे सर जी, आप। पूरा टॉपिक देख कर। देखो मेरे यहाँ डेटा निकल सकता है, तब आपका कमेंट मैंने, मुझे याद है मैंने देखा था, आप ऐसे ऐसे, मतलब मैंने कहा कि मतलब थम्सअप करके बताओ, तो ऊपर ऐसे किए थे फिर नीचे ऐसे किए थे। हम नहीं किए थे सर जी। कौन क्या था वो।
सर जी वो पता नहीं कोई एक पंकज नाम का और भाई सर जी वो किया था, हम नहीं किए थे, अब हम मेरे को थम्स इतना अप कुछ तेज नहीं। करते ही नहीं, हम चलो ठीक है, कमेंट भी नहीं करते, बस मेरा क्वेश्चन जो रहता है मैं वही करता हूँ, मैं चलो कमेंट ठीक है, हाय हेलो सर जी टॉपिक यही पूरा करता हूँ। सुनने के बाद तब कमेंट किया करो, सर जी बीच में नहीं करना। हम हाय हेलो उसमें नहीं करते, हम कुछ भी बिल्कुल, नहीं बहुत करते। अच्छा, नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर जी, टॉपिक पूरा सुनने के बाद कमेंट किया करो पंकज। ठीक है सर। मैं देख लेता हूँ, 17 लेक्चर नहीं आया तो मैं इसको देख ले लूंगा। ठीक है, देखो अब लास्ट लेक्चर आप लोगों का ये विलेयता है। हालांकि विलेयता एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं विलेयता से संबंधित, जैसे ये एथिल अल्कोहल जल में ज्यादा विलेय है, या फिर यहाँ पे ज्यादा विलेय वहां पे कम विलेय है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आप लोग केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे अगर आप केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तो अपने आप सब चीजें समझ में आ जाएंगी। समझ रहे हो बात आप लोग ना? ठीक है, तो ऐसी चीजों पे मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो सब चीजें थे कुछ पृष्ठ रसायन के चैप्टर में डिस्कस। हालांकि क्वेश्चन देखोगे इसी चैप्टर में दिया हुआ, चैप्टर नंबर 2 में ही दिया होगा, तो उसका टेंशन मत लेना आप। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं पृष्ठ रसायन में डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है। अमरजीत कुमार, आपकी बहुत सारी मेरे पास शिकायतें कंप्लेंट आ रही हैं। अमरजीत सुधर जाओ, अन्यथा फिर सुधार दिए जाओगे। क्लास एक आध 2 हफ्ते के लिए बैंड कर दिया जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे किसी ने बताया था, बस आज हिरनी का नियम बता देंगे। और ज्यादा गलत कमेंट करोगे तो साइबर क्राइम जानते हो। ठीक है, समझ जाओ, फिर कमेंटबाजी पे भी कुछ हो सकता है, हम लोग एक्शन ले सकते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो विलेयता हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हिरनी का नियम पढ़ेंगे। एग्जाम में हिरनी का नियम ही पूछा जाता है। ठीक है, विलेयता नहीं भी पढ़ोगे तब पर भी काम हो जाएगा। तो हालांकि मैं बता देता हूं विलेयता के बारे में आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, ओके। आवाज नहीं आ रही है, ऐसी बात है क्या? आवाज तो आ रही है। आज की इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, चाहे जितना लंबा लेक्चर लेना हो। ठीक है, हालांकि ज्यादा लंबा बचा नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन करा के पूरा कंप्लीट करना है। तो इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक बचा हुआ, हालांकि अगर बुक में देखोगे तो वह अंतिम टॉपिक नहीं होगा। बुक में देखोगे वह आपका, ये कौन है भाई, कौन है, कौन हैंड राइज कर रहा है? पढ़ा रहा हूं कि नहीं? कौन हैंड राइज कर रहा है? क्या दिक्कत है? आवाज आवाज नहीं जा रही क्या? आवाज आवाज नहीं जा रही है, बताओ किसका हैंड राइज है? कौन कर रहा है? करे फिर से मैं उसका हैंड राइज लेता हूं। क्या प्रॉब्लम आ गई आपको? कौन है भाई? कोई प्रॉब्लम है? कौन था? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस विलियन वाला चैप्टर हालांकि बहुत लंबा चैप्टर है, वांट ऑफ गुणांक और विलेयता और हिरनी का नियम। देखो मैंने आपको यह पूरा चैप्टर सबसे पहले विलियन के बारे में बताया था, फिर सांद्रता, फिर द्रव के अणुसंग गुणधर्म के बारे में बताया था, वांट ऑफ गुणांक, और फिर आज मतलब अब विलेयता के बारे में पढ़ाएंगे। क्या हुआ यार, माइंड गर्म हो गया है? अरे सुषमा, कहाँ माइंड गर्म हो गया है? क्या हो गया बताओ, क्या प्रॉब्लम है? यार पढ़ाने नहीं दोगे आप लोग? पढ़ाने नहीं दोगे आप लोग? बताओ, कर लो कमेंट अपने में। कर लो, आज नहीं पढ़ाता हूं मैं।
तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। हालांकि बहुत सारे बुक वगैरह में देखोगे आप लोग तो यह विलेयता और हेनरी का नियम ये स्टार्टिंग में ही दिया होता है विलय विलायक के बाद, लेकिन हम आपको लास्ट में पढ़ा रहे हैं। इसमें से ध्यान देना, विलेयता से क्वेश्चन तो बनता है बोर्ड में, और इसी विलयन वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन बनता है। आप लोग देखे होंगे किताब बुक वगैरह में देखोगे दिया भी है, लेकिन मैं वैसे क्वेश्चंस का कंसेप्ट इस लेक्चर में या इस चैप्टर में आपको नहीं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि समय के साथ साथ आपको अपने आप आ जाएंगे। कुछ 25वें चैप्टर में आ जाएंगे, कुछ एल्कोहल वाले चैप्टर में आ जाएंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, यन ऑक्टेन जल में विलय है, ये नहीं है, या फिर एथिल एल्कोहल ईथर से ज्यादा विलय है, डाई एथिल ईथर से ज्यादा जल में विलय है। ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे आपको अपने आप आने लगेंगे जब आप लोग आगे बढ़ोगी तो, ठीक है। या फिर जब एथिल एल्कोहल डाई एथिल ईथर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ा दिया जाएगा, तो आपको अपने आप ये सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बताना होगा तो आपको रटना पड़ेगा, वहां पे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझ लोगे, जब समझ लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में दो ही टॉपिक बची हुई है अभी, विलेयता और हेनरी का नियम। विलेयता एग्जाम में क्वेश्चन पूछता तो मैंने बता दिया, जैसे डाई एथिल ईथर जल में कम विलय है जबकि एथिल एल्कोहल जल में ज्यादा विलय है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो जब क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, ठीक है, विलेयता से, तो ये आप अगला जब हम लोग डाई एथिल ईथर और एथिल एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो विलेयता एग्जाम में वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। वो भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, समझे। तो हम इन सभी चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, केवल विलेयता के बेसिक बताकर हेनरी का नियम बताएंगे। कभी कभी एग्जाम में हेनरी के नियम में क्वेश्चन पूछ लेता है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम करा देंगे एक दो, ताकि आप लोग कर लो, ठीक है ना। तो हेडिंग करिएगा विलेयता, थोड़ा सा विलेयता का डिफिनेशन जान लो। क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में जो वाइवा लेने के लिए आते हैं ना लास्ट में, वो पूछ लेते हैं विलेयता की परिभाषा लिखिए। तो विलेयता होता क्या, सिंपल चीज है। आप लोग इस तरह से, कोई पानी है, इस पानी में अगर हम कोई चीज मिला दें वह घुल जाए, वही विलेयता कहा जाता है। तो ये कह सकते हो इसके डिफिनेशन में कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती हो, उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, जो कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती हो, उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। उसे विलेयता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर घुल जाती हो, उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। उस पदार्थ की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। सॉल्युबिलिटी से इंग्लिश में कहा जाता है। विलेयता कई प्रकार होता है, द्रव का गैस में विलेयता, गैस का द्रव में विलेयता, ये सभी चीजें होती है। लेकिन हमें इन सभी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें डायरेक्ट किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, हमें डायरेक्ट फोकस करना है आपका हेनरी के नियम पर, क्योंकि हेनरी के नियम से ही ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। और विलेयता का जो बेसिक कंसेप्ट है वो धीरे धीरे आपको अपने आप आ जाएगा आगे के चैप्टर्स में, थोड़ा मोड़ा चीजें पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो ये डिफिनेशन सभी को याद हुआ, बताओ बताओ, याद हो गया डिफिनेशन सभी को। क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो, उसे विलेयता कहते हैं। जैसे एक गिलास में आपका 100 ग्राम जल हो गया, इसमें किसी पदार्थ की वह मात्रा डाल दें तो उसे क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। हाँ, किसी पदार्थ का वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली, उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हो, उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, ठीक है ना।
समझे? हम आपको जैसे कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं। गैस की द्रव में विलेयता जैसे मैं बता देता हूं। देखो बुक में बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। गैस की द्रव में विलेयता। कुछ लोग कहेंगे सर क्या गैस भी द्रव में घुल सकता है? बिल्कुल घुल सकता है, गैस भी द्रव में घुल सकता है। आप लोग सुने हो ना, मछलियां जल के अंदर जिंदा रहती हैं। मछली जल की रानी है, मछलियां जल के अंदर जिंदा रहती है। क्यों जिंदा रहती है? क्योंकि जल में होता है ऑक्सीजन, जिसे ले लेकर मछलियां जिंदा रहती है। वो गलफड़े के द्वारा लेती हैं, डायफ्राम इसे इंग्लिश में कहा जाता है ना? यही आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। मछलियां जल के अंदर जिंदा रहती हैं, क्यों होती, कैसे होती, ये सभी चीजें आप तो जानते ही होंगे आप लोग, क्यों भाई, है ना? तो क्या होता है इसमें? क्या होता है, जैसे जल है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन आपका क्या है? गैस है। और ये ऑक्सीजन कहां पे घुला होता है? जल में घुला होता है। तो ये ऑक्सीजन जल में घुला होता है, इसे क्या कहेंगे? गैस की द्रव में विलेयता। बताओ। हाँ, और इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बताओ। ऑक्सीजन गैस है, ये द्रव में घुला होता है। कुछ लोग कहेंगे सर कैसे घुला होता है? कोई होंगे, किसी के दिमाग में चुल आएगा, दिमाग में क्वेश्चन कि कैसे घुला होता है। किसी की डाउट तो नहीं है ना? है ना? तो ये घुला होता है, बस आप जान लो। अब से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ दूं कि ऑक्सीजन ये वायुमंडल में कैसे घुला होता है, तो आप क्या बताओगे मुझे जवाब? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते कुछ ना, कि हाँ इसमें नाइट्रोजन गैस होता है 78%, ऑक्सीजन 21% का, कैसे होता है? नहीं बता सकते। वो होता है, नेचुरल चीजें हैं। आपसे मैं पूछ दूं, कुछ लोग होंगे ऐसा जिनके दिमाग में चूल आएगा। आपसे मैं पूछ दूं कि आपका आंख यहीं पे क्यों है, यहां पे क्यों नहीं आंख है, तो क्या बताओगे जवाब? होता है, होता है। हुआ तो हुआ, बात खत्म। समझ रहे हो बात? नेचुरल है, ठीक है ना? बात समझ में रहे हो? आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही? तो ये भी होता है, कुछ गैस जल में ज्यादा घुल सकते हैं, कुछ गैस जल में कम घुल सकते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे आप लोगों के साथ में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, दोस्ती करना ज्यादा पसंद करेंगे, कुछ बच्चे कम पसंद करेंगे। ये भी हो सकता है, क्यों भाई, है ना? तो अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है, ये आप लिख सकते हो। अलग अलग गैसों की द्रव में जो विलेयता होती है, क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? अलग अलग होती है ना? अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे में आप लोग देख सकते हो, जो ऑक्सीजन होता है, इसका ऑक्सीजन का जल में विलेयता कम होता है, जबकि HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या CO2 हो गया, इन सभी का जल में विलेयता अधिक होता है, अधिक होता है। इसके पीछे कुछ फैक्टर कारण होते हैं, अलग अलग चीज होती है भाई। किसी को ऑक्सीजन पसंद होगा, किसी को HCl या कार्बन डाइऑक्साइड पसंद होगा, और किसी को बेस पसंद होगा ना? बात सही है ना? अलग अलग होगी भाई, नेचर होता है। अब इसके पीछे का कुछ रीजन भी होता है। रीजन क्या होता है? जो HCl होता है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए ज्यादा घुल जाता है, ऑक्सीजन नहीं बना पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह, इसके पीछे का कुछ रीजन होता है। अलग अलग रीजन के कारण ज्यादा होता ही है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई इसमें से काला पैदा होगा तो सब लोग रीजन खोजेंगे,
कि उसकी मम्मी या पापा कोई काला होगा। अगर मान लो किसी की मम्मी पापा दोनों काले काले हैं और लड़का थोड़ा सा अच्छा से पैदा हो गया, साफ सुथरा, तो उसके पीछे क्या रीजन खोजेंगे? उसके भी पीछे भी कुछ लोग रीजन खोज के ला देंगे कुछ ना कुछ, ना, है ना? तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन कम घुल रहा था, HCl या फिर CO2 ज्यादा घुल रहा था, इसके पीछे का रीजन कुछ, मैं रीजन के पीछे नहीं जाना चाहता हूं, मैं रीजन के पीछे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर क्यों कम घुलता है बाद में, तो मैं पहले से बता देता हूं, डाउट ही नहीं हो आपका भाई, इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। मैं जैसे बता देता हूं, HCl जो होता है ना, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, लेकिन पहले घुला, उसके बाद इन्होंने नियम बनाया, है ना? ठीक है, पहले घुला उसके बाद नियम बनाया, वही नियम है। ठीक है, अगर काले लोगों का एक साफ और सुंदर बच्चा पैदा हो जाता है तो सब लोग बाद में कुछ ना कुछ सोचेंगे, हो सकता है कोई दवा खा लिए हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? बताओ। बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हालांकि डाउट रहने वाली कोई चीजें नहीं है इसमें, मैं लंबा बताओ। अब ये भी होता है कभी कभी ऐसे ऐसे गैस जो विलायक विलायक द्रव के साथ क्रिया आसानी से कर लेते हैं, उनकी विलेयता अधिक होती है, ये भी आप कर सकते हो। भाई आप किसके साथ रहना पसंद करोगे? जिसके साथ आपकी बात विचार अच्छे आसानी से हो जाए, है ना, जिसके साथ आपको रहने में मजा आए, है ना, जिसके साथ रहने में आपको अच्छा लगे, तो ही बात है। ऐसे गैस जो विलायक के साथ, तेजी विलायक द्रव के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं, उनकी विलेयता अधिक होती है। सिंपल ये भी होता है। जैसे आप अगर HCl को द्रव में अगर खोलते हो, HCl, तो बहुत ही आसानी से HCl जो है अपने आयनों में H+ और Cl- में टूट जाती है। एक रीजन यह भी है, इसलिए इसकी द्रव में विलेयता अधिक होता है, आयनों में वियोजन होता है। हाँ? और जब CO2 को जल में घोलते हो तो क्या होता है? CO2 इसके साथ क्रिया करके H2CO3 बना देता है, H2CO3 बना देता है ना, H2CO3 बना देता है, आप लोग जानते हो। इसलिए क्योंकि क्रिया करके कुछ ना कुछ नया चीज बना लिया तो रहना पसंद करेगा। थर्मिक लॉ अभी बताएंगे, कुछ बेसिक चीजें आपको वैसे ही बता रहे हैं जो कि नहीं जानना चाहिए ना, समझ रहे हो? इसी तरह जब अमोनिया को जल में घोलते हो, ये भी बहुत तेज घुलती है, अमोनिया जल में घोलते हो तो ये NH4OH बना लेता है। थैंक्स पानी लाने के लिए। टोटल स्टूडेंट इस समय 500 कुछ बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। क्लास में कितने लोग देख रहे हैं इससे नहीं मतलब, शायद वो लोग पीछे रिकॉर्डेड लेक्चर देखते होंगे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं उतने ही वहां पे आपको अपने आप ऊपर संख्या बता देता है ना?
ठीक है, चलो इतना समझ में आया सभी को, है ना। अब यहीं पे अगर मान लो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा बताओ, कुछ नहीं बना पाएगा, क्रिया ही नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन जल में विलेयता कम होती है। आप लिख सकते हो जल या विलायक में क्रिया न करने वाले या टूटने नहीं वाले की विलेयता अधिक होती है। बताओ, समझे, बात समझ में आ रही है। एक नेक्स्ट टॉपिक मैं बता देता हूं, समान समान को घोलता है। सर ये समान समान क्या लिख रहे हो, वो वाला समान तो नहीं लिख रहे हो, समान समान को घोलता है। अगर आप आगे पढ़ोगे ये दो चीज मैं बताऊंगा, ध्रुवी अध्रुवी। तो ध्रुवी जो होता है ध्रुवी में घुलता है, अध्रुवी अध्रुवी में घुलता है, ध्रुवी ध्रुवी में घुलता है, अध्रुवी अध्रुवी में घुलता है। इसे हम लोग कहते हैं समान समान को घोलता है। समझ रहे बात आप, ध्रुवी ध्रुवी में घुलता है, अध्रुवी अध्रुवी में घुलता है ना। ये आगे आप लोग पढ़ोगे, ध्रुवी अध्रुवी ये सब चीजें। नहीं, जैसे ध्रुवी का मतलब क्या होता है, जैसे HCl क्या होता है, ये अगर टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ये एक तरह से ध्रुवी है। इसी तरह H2O पानी होता है, ये अगर टूटेगा तो क्या H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो ये HCl हुआ H2O, ये दोनों ध्रुवी हैं, इसलिए ये आपस में तेजी से घुलेंगे। ये भी एक सिस्टम होता है ना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसका नोट थोड़ा लेट मिलेगा ना, थोड़ा सा लेट मिलेगा, मुझे लिखना था मैं लिख नहीं पाया हूँ अभी, ठीक है। पुराना नोट्स मैं देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। इसका वजह यह है कि मैंने बताया था अप्रैल में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, होनी स्टार्ट हो रही है आपकी, अभी आगे चल के एक आधुरी क्लास भी बंद होने वाली है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से एक क्लास में टाइम चेंज करने वाला हूँ, शाम को 1 घंटे 1.5 घंटे। अब चैप्टर जैसे पहला चैप्टर हो चुका है, तो पहले चैप्टर का प्रैक्टिस क्लास चलेगी, इस एक क्लास स्टार्ट होगी, प्रैक्टिस क्लास चलेगी। एक दिन ऑब्जेक्टिव का चल देगी 100-200 क्वेश्चन, एक दिन सब्जेक्टिव का चल देगी 100-200 क्वेश्चन, ठीक है। अभी नहीं, अगले सप्ताह से, अभी नहीं अगले सप्ताह से, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस क्लास कहाँ पे होगी, देखते हैं, एप्लीकेशन पे करा देते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो शाम को 1-2 घंटे रहेगा प्रैक्टिस क्लास के लिए, ताकि आप लोग छत वगैरह पे बैठकर आराम से, सर बी क्वेश्चन सही है, सर सी क्वेश्चन सही है, करते रहो ना, ठीक है ना। किसी दिन न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस क्लास लिया जाएगा, अभी नहीं। अब मैं, हाँ, आप अब यहाँ पे लाइव आते हो या नहीं आते हो कोई बात नहीं, इन प्रैक्टिस क्लास में आपको लाइव आना है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा साथ साथ में चलेगा तो मजा आएगा, और वो क्वेश्चन आपको मैं दे दिया करूंगा, ठीक है, समझे ना। अब ये इसी सप्ताह से या अगले सप्ताह से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी स्टार्ट करने की। प्रॉब्लम यह है ना कि मैं बताया था ना आप लोगों को कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैं मार्च के लास्ट से बता दिया था कि देखो 15-20 अप्रैल के बाद से 15-20 मई तक 1 महीने बहुत परेशान रहने वाला हूं, मैं बता दिया था ना, रीजन भी बता दिया था, थोड़ा काम चल रहा है वहां पे, हाँ ठीक है। हाँ प्लस में होगा, क्लास प्लस का मतलब, हाँ हाँ समझे, ठीक है। चले आगे, आवाज कट तो नहीं रही है, आकाश कर रहे हैं आवाज कट रही है, ये बात समझ, ध्रुवी ध्रुवी को बोलता है, अध्रुवी अध्रुवी को बोलता है। जैसे बेंजीन, अभी आगे कार्बनिक रसायन पढ़ोगे, वह जल में विलय नहीं होगा। जैसे CH4 होता है, ये H2O तो जल में विलय हो गया आपका, यहीं पे अगर CH4 लेंगे तो ये CH4 आसानी से जल में विलय नहीं होगा, क्योंकि ये अध्रुवी है, अजल है ध्रुवी, ठीक है। सच में आवाज कट रही है, जिसके यहाँ कट रही है उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हमारे यहाँ सही है, और बच्चों के लिए सही है, ठीक है। आप तो छतों पे चढ़ जाओ या किसी पेड़ ओड़ पे चढ़ जाओ। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेरनी का नियम, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेरनी का नियम।
ये सब चीजें फालतू की थी, वैसे ही मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया, कोई नहीं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिरनी का नियम। अच्छा हाँ, और मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए डलवा दूंगा, आप लोग करते रहना, ठीक है। जब जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। हाँ, हिरनी का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिरनी का नहीं, हिरनी का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है। सही नाम है हेरनी का, हेनरी का नियम। हेनरी नाम है, हेनरी नाम है। कुछ लोग हिरनी लिख रहे हैं। अरे भाई आप लोग तो साइंटिस्ट का नाम है, बिगाड़ दोगे। अब जैसे मान लो कुछ लोग हिरनी लिख रहे हैं, बताओ। ऐसे ही बच्चे जो है जाकर सबका नेताओं का नाम चेंज कर देते हैं, ऐसे ही बच्चे चेंज करते हैं नेताओं का नाम। कोई मेरा भी नाम उल्टा पुल्टा रखा होगा, मुझे पता है, क्या रखे हो बताओ। अरे कोई तो बता दे। रामदेव बाबा, अरे राम राम। चश्मू सर, अरे यार मेरा नाम चश्मा, ऐसा उल्टा पुल्टा नाम, इनका नाम हेनरी नाम है, हिरनी नहीं, हेनरी नाम है, हेनरी, ठीक है। तो लिखिएगा सभी लोग, हेडिंग करिएगा। तो सभी लोग अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेडिंग करिए, हेनरी का नियम, का नियम। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हेनरी लॉ, ठीक है। ये क्या होता है, देखो क्या होता है। अगर किसी डब्बे में ये आपका द्रव भरा हुआ है, ये आपका द्रव भरा हुआ, सुनना और समझने की कोशिश करना, तब आपको अच्छी समझ में आएगा। कमेंट बाजी पर कम ध्यान देना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो इसके पीछे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर इसमें मान लो यहाँ पे कोई गैस है, ये क्या है, ये आपका रेड वाला द्रव है, ये आपका क्या है, गैस है। इस गैस को इसमें घोलना है, इस गैस को क्या करना है, इसमें घोलना है। तो हम ऊपर से क्या करेंगे, इसमें प्रेशर डालेंगे। अगर हम देखो घोलना तो अपने से गैस घुल नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से कस के दबा देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं। जो ऊपर से प्रेशर डालेंगे ना, जब ये नीचे आएगा ना, ये नीचे मान लो यहाँ पे आ गया ना, ये बचवा सब गैसवा वाले ना, इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा खाने पीने के लिए, कुछ चारा नहीं बचेगा, दौड़ डूब कर आके इसी में मिल जाएंगे, दौड़ डूब कर आके इसी में मिल जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेचारे, या तो फट जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, और नहीं फटेगा तो इसी में आके मिल जाएगा, हाँ है ना। तो यही नियम है हिरनी का। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है। क्या है नियम, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है, उसके दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी द्रव की गैस में विलेयता उसके दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही, मैंने बताया ना, गैस यहाँ पे भरा हुआ है, ऊपर से हम इसे दबा रहे हैं, तो गैस का जाने का कोई रास्ता नहीं हुआ कि इसी द्रव में मिल जाएगा। तो वही बात मैंने लिखा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता जो होती है उसके दाब के समानुपाती। सर ये तो बात आप नहीं बता रहे हो, आप तो बता रहे हो ऊपर से दबाते तो यहाँ पे मिल जाता है। मेरे बताने का मतलब यह है, अगर इसको दाब कम डालेंगे तो कम गैस मिलेगी, यही नीचे वाला इसमें जाके मिलेगा। ज्यादा दबाएंगे तो पूरा आके मिल जाएगा। इधर ये दाब के समानुपाती होगा ना, जितना दाब बढ़ा रहे हैं उतना जाके मिल रहा है।
इस तरह से दाब के समानुपाती ही होगा, है ना। दाब जितना बढ़ा रहे हैं उतना जाके मिल रहा है। वही बात, पापा जितना मानेंगे आप लोग उतना आप लोग पढ़ाई करोगे, नहीं मारेंगे नहीं पढ़ाई करोगे, है ना। ये बात सही है कि नहीं? मारते हैं नहीं पापा को आपको? है ना। तो अगर हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं, यम इज प्रोपोर्शनल टू पी, इस तरह से भी लिखते हैं, यम इज प्रोपोर्शनल टू पी, इस तरह से भी लिखते हैं ना? जहां पे यम आपका क्या है, यम आपका घुली गैस, घुली हुई गैस का, घुली गैस का गैस की मात्रा है। और पी क्या है? पी है आपका दाब, पी क्या है? आपका दाब। पी का क्या? साम्यावस्था में गैस का दाब है, साम्य अथवा दाब है, आप समझ सकते हो, दाब है, ठीक है। हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं, यम इज इक्वल टू के पी, कभी कभी लिखते हैं ऐसा भी, जहां पर ये के जो है इस प्रोपोर्शनल को हटा के लिखें, के को हम लोग हेनरी नियतांक करते हैं, ठीक है। के क्या करते हैं? हेनरी नियतांक करते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझिए। यम इज इक्वल टू के पी, कहीं कहीं पे कुछ और लिखा होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ और लिखा होता है। समझे? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, एक नियम आपने पढ़ रखा है, एक नियम आपने पढ़ रखा है। वह क्या नियम पढ़ रखा है? किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है, ऐसा पढ़ रखा है ना? बताओ। हाँ, कब? कोई वाष्पशील पदार्थ, देखो अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, वहां पे राउल्ट का नियम दूसरा था, अब वाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता था तो कोई दूसरा था, ऐसा पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे आप लोग? मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको राउल्ट का नियम की बात तुरंत, कि किसी गैस का वाष्प दाब जो पी होता है उसके मोल प्रभाव एस के समानुपाती होता है, ऐसा कुछ बताया था ना? ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। बताओ। बताया होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो हिरनी का नियम जो है कभी कभी सांद्रता के रूप में भी लिखा जाता है, सांद्रता के रूप में, यानी मोल प्रभाव के रूप में भी लिखा जाता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं, यहां से थोड़ा कम क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों आपको मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात आप लोग? ठीक है। तो गैस की विलेयता यानी मोल प्रभाव के रूप में इसकी परिभाषा क्या होगी? क्या होगी परिभाषा? मोल प्रभाव के रूप में इसकी परिभाषा क्या होगी? बताओ। बताओ क्या होगा इसका परिभाषा? बताओ। इसका परिभाषा हिरनी के नियम के अनुसार क्या होगा? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, कब? स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब P, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब P, आंशिक वाष्प दाब P, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब P, आंशिक वाष्प दाब जो P होता है विलयन में गैस के, विलयन में गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। विलयन में गैस के मोल प्रभाव
के समानुपाती होता है। ठीक है, विलयन में गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब P विलयन में गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। यानी इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू X। P इज प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, ऐसा नियम होता, कोई मत पूछना सर ऐसा क्यों होता है, ये नियम होता है, ये देखा गया है कि दाब बढ़ाने पर वह मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू K, यस लिख सकते हैं। यस क्या है, यस आपका P क्या है, P आपका दाब है, कोई बाद में यह मत पूछ देना कि P क्या है, दाब है, और यस क्या है, मोल प्रभाव है। किसका मोल प्रभाव है, विलयन में गैस का मोल प्रभाव है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू KH X लिख सकते हैं। यहाँ पे KH एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, एक यह भी आपका परिभाषा बन जाता है। ये दो हेनरी का एक तरह से परिभाषा है, इन्हीं दोनों पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, समझे सभी लोग, लिख लो सभी लोग, तेजी से लिखो सभी लोग, काम चोरी मत करना, लिखो अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात एग्जाम में कौन लिखूंगा सर, एग्जाम में आपको यही लिखना, उसको नहीं लिखना, वो केवल न्यूमेरिकल के लिए लिखना है। ठीक है, लिखो सभी लोग। अब किसी को डाउट है तो बताओ, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हो गया, डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, है एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो। क्लास खत्म नहीं, अभी एक दो न्यूमेरिकल करने हैं। पी क्या है भाई, पंकज को बताओ पी क्या है। पी मतलब दाब होता है, प्रेशर। मैं हट जाता हूं। चलो आगे चलते हैं। क्या होता है, एग्जामिनर एक पे एक क्वेश्चन फ्री देता है, पूछता है हेनरी के नियम किसे कहते हैं, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग लिखिए या उपयोग लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग या उपयोग लिखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो समझना ध्यान से सभी लोग, ये लिख लेना सभी लोग। ठीक है, हेनरी के नियम किसे कहते हैं, इसका इनके नियम का अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग लिख लेते हैं, अनुप्रयोग, अच्छा अनुप्रयोग है। अभी आप तक हेनरी के नियम से समझे क्या, हेनरी का नियम यही है कि अगर किसी पे दाब डालोगे उसमें गैस ज्यादा घुलित होगा, यही हेनरी का नियम है ना। किसी विलयन में, किसी पानी में अगर हम ऊपर से गैस डाल के दाब डाल दें तो उसमें ज्यादा घुल जाएगा, यही तो नियम है हेनरी का। अरे हेनरी ने जो नियम दिया था उसका मतलब तो यही है ना, करके देख लेना आप सभी लोग अपने घर में। नीचे पानी रख देना, ऊपर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी गैस डाल देना, नाइट्रोजन गैस, ऊपर से खूब दाब डालना, पूरा का पूरा जितना ज्यादा दाब डालेगा उतना ज्यादा गैस पानी में घुलेगा। मतलब यही है, यम का मतलब विलेयता होता है, तो सिंपल, समझे ना। तो इसके संबंधित मैं आपको दो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखवाता हूं, दो ही आप लिख दोगे एग्जाम में, तब पर भी सही हो जाएगा। पहला अनुप्रयोग देखना ध्यान से, क्या है कि आपको समुद्र में गोताखोर बन के जाना है, समुद्र में गोताखोर बन के जाना है इस तरह से। ठीक है, आप हो ये कौन है, मैं देखकर नाम बताता हूं कौन है, यह समझ दो, कोई भी हो सकता है क्लासरूम में ना, मान लो, अभी समझ लोगे तो अच्छा सा आएगा। आप यह हो,
आप अपने पीठ पर ये बैग लेकर हो, जिस बैग में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों का मिश्रण ही लेके जाया जाता है, या ऑक्सीजन ही गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। आप इसमें गए, नीचे जाके खूब तैर रहे हो, खूब अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हो, मजे ले रहे हो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर। तो ये कौन है भाई? किसी को ले सकते हो, गोताखोर, मतलब वही गोताखोर, ठीक है, इसे गोताखोर कहा जाता है, ठीक है। ऊपर थे, ये ऑक्सीजन ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऑक्सीजन नाक से ले रहे हैं, शरीर में कोई गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब नीचे चले गए ना, यहाँ पे आ गए आप, जब यहाँ पे आ गए, इस हिसाब से तैर रहे हो, इस हिसाब से तैर रहे हो आप, मुझे तो अच्छा फिगर बनाने नहीं आता है, इस हिसाब से आप तैर रहे हो यहाँ पे आके। जब यहाँ पर आकर आप तैर रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका फिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा? पानी, देखो यहाँ पे जब थे आप, यहाँ पे एक वायुमंडल का दाब था आपके ऊपर, एक वायुमंडल का दाब था। लेकिन जब इसको यहाँ पे चले गए लेकर, तो यहाँ पे दाब आपका बढ़ गया, दाब आपका बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि भाई पानी है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, P इज इक्वल टू क्या, एच, क्या पढ़े हो, जी डी, ये पढ़े हो आप लोग, ये पढ़े होगे फार्मूला, मुझे लगता है पढ़े होगे ये फार्मूला, डी जी एच या जी डी एच। हाँ, नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? चलो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो मैं बताऊंगा भी नहीं, तो नहीं तो पढ़ लोगे आप लोग। बस इतना याद कर लो कि अगर आप ऊपर से नीचे पानी में जाते हो तो दाब बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आप देख लो जाके कभी, कई टंकी उंकी में, समुद्र में तो नहीं तैरोगे जाके आप, टंकी में तैरना जाके, अगर ऊपर रहोगे तो आपको दाब कम रहेगा, नीचे जाओगे दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे दाब बढ़ेगा। ऐसा होता है, आप देख लेना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। अब ध्यान देना, पहले ऑक्सीजन आके आपके शरीर में जाकर कम घुल रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है, ऑक्सीजन तो गैस है। जब नीचे गए तो वहां पे दाब बढ़ गया। क्या बढ़ गया? दाब बढ़ गया। जब दाब बढ़ गया तो क्या, O2 जो ऑक्सीजन है ज्यादा घुलेगा। क्यों भाई? ऑक्सीजन जो है क्या होगा, ज्यादा घुलेगा। है भाई, सीधी सी बात है। जो ऊपर दाब कम था, नीचे गए दाब ज्यादा बढ़ गया, तो ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा। तो होता क्या है, आपका जब ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा, शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगा, तो ये नस तो है वो कम ऑक्सीजन ले जाने के आदी है भाई। हाँ, तो ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएगा तो ऑक्सीजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उससे क्या होता है, आपका शरीर जो है टेढ़ा हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका शरीर जो है टेढ़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने की, नहीं समझ में आती एक बार और लेक्चर को देख लेना। सीधी सी बात है, यहाँ पे दाब कम था, नीचे पानी के नीचे गए, दाब बढ़ा। जब दाब बढ़ा तो ऑक्सीजन ज्यादा घुला, ऑक्सीजन ज्यादा घुला तो शरीर टेढ़ा हो गया। ये हेनरी के नियम के अनुसार हो गया। ठीक है, समझे? शरीर टेढ़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा भाई। अब ये नस, ये इसी में ये मार्कर है, इस मार्कर में जितना स्याही भरना उतना तो मैं भरा, ज्यादा स्याही प्रेशर डाल डाल के भर दूंगा तो ये मार्कर या तो फट जाएगा या भी मार्कर टेढ़ा हो जाएगा कहीं से, ये तो होगा। ठीक है, दाब बढ़ने का। तो क्या होता है, इससे बचने के लिए जो गोताखोर होते हैं ना, ये गोताखोर अपने सिलेंडर बॉक्स में हीलियम और नाइट्रोजन जैसे कुछ गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, जिससे यह घटना नहीं होती है। अब मैंने इसको समझा दिया, आप लोग अपनी भाषा में लिख लेना, पहला हो गया। ठीक है, लिख लेना, मैं क्या लिखाऊंगा इसमें। ठीक है, मैं समझा दिया आपको। आप, मैं सिंपल से मैं लिखवा दे रहा हूं, यहाँ पे सिंपल बात लिखवा दे रहा हूं, एक सिंपल चीजें लिखवा दे रहा हूं आपको यहाँ पे कि गोताखोर समुद्र, गोताखोर O2
क्या होता है? सिलेंडर, सिलेंडर लिखिए। अरे आप लिख लेना आप लोग, मैं सेंटेंस ही नहीं बना पा रहा हूं। डिफिनेशन नहीं लिखवाना यार, मतलब लिखवाना है कि गोताखोर आपका श्वास में उपयोग में आने वाला, मैं सिंपल लिखा, गोताखोर के श्वास में उपयोग आने वाले, गोताखोर के श्वास में उपयोग आने वाले टैंक में हीलियम का मिश्रण वायु के साथ होता है। टैंक में हीलियम का मिश्रण वायु के साथ होता है, वायु के साथ होता है। गोताखोर के श्वास में उपयोग आने वाले हीलियम का मिश्रण वायु के साथ होता है। ठीक है, क्यों होता है मैंने बता दिया, ये एक अनुप्रयोग है। ठीक है, बहुत सारे इसका उपयोग होते हैं। दूसरा नियम आप लोग लिख देना, दूसरा नियम लिखना, ये जो होता है आपका कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज्यादा पीते हो आप लोग ना, उस कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस का मिलाना, शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ में CO2 गैस का मिलाना, ये हो गया शीतल पेय पदार्थ में CO2 गैस का मिलाना। ठीक है, अब शीतल पेय पदार्थ में यानी कोल्ड ड्रिंक में जब गैस कैसे मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी प्रेशर डाल के मिलाया जाता है, इसीलिए देखो कैसे दबा होता है, एकदम कैसे कड़ा होता है, और जितना ज्यादा CO2 गैस होता है उतना ज्यादा उसका क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है आपको। ठीक है, बहुत सारे इसके अनुप्रयोग हैं, मैं दो ही बताया हूं क्योंकि एक ही दो लिखना होता है, और ये हेरनी का नियम है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझे, समझे कि नहीं समझे? ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चले आगे, इसको हम रब करते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस नियम पर। दो ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दो में से कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा अगर इस टॉपिक पे पूछा जाएगा तो। ठीक है, जैसे पहला न्यूमेरिकल लिखिएगा सभी लोग, 298 केल्विन, 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन में मोललता बता लिखिए, केल्विन पर मेथेन की बेंजीन में, मेथेन की बेंजीन में क्या क्वेश्चन है, मेथेन की बेंजीन में विलेयता का हेनरी स्थिरांक, विलेयता का हेनरी स्थिरांक, विलेयता का हेनरी स्थिरांक 4.27 इंटू 10 दी पावर 4.27 इंटू 10 दी पावर 5 mmHg है, mmHg है। तो 298 केल्विन ताप पर, तो 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर 760 mmHg, 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन
में विलेयता ज्ञात कीजिए। मीथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है आपका। मैं कराऊंगा सॉल्व। एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिए सभी लोग। दो क्वेश्चन था आपको मैं बता रहा हूं, दो ही क्वेश्चन। क्या 6.65 इंटू 10⁻³ एथेन युक्त संतृप्त विलयन, लिखिए सभी लोग। 6.65 क्या है? 6.65 इंटू 10⁻³ 6.65 इंटू 10⁻³ ग्राम। 6.65 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन में, एथेन युक्त संतृप्त विलयन में, एथेन युक्त संतृप्त विलयन में, एथेन युक्त संतृप्त विलयन में एथेन की आंशिक दाब 1 बार है। एथेन की आंशिक दाब 1 बार है। एथेन की आंशिक दाब कितना है? 1 बार है। यदि विलयन में 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो, यदि विलयन में कितना हो? यदि विलयन में क्या है आपका? 5.00 इंटू 10 कितना? 10 कितना है? -2 ग्राम, -2 ग्राम, -2 ग्राम, -2 ग्राम, -2, अब ग्राम में जी लिखो, ठीक है, मोल, -2 एथेन की आंशिक वाहकता 1 मोल। यदि विलयन में 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो, एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। चलो, दो क्वेश्चंस है। लिख लिए? हो गया? तो देखिए, ये दो क्वेश्चन है, दो टाइप है जो कि मैंने कराया है। सिंपल टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, भौकाल बहुत ज्यादा, क्वेश्चन में कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। जैसे यहां पर आपको ये हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है। हेनरी स्थिरांक KH का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 4.27 इंटू 10⁵ mmHg, ये हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है। ये KH का वैल्यू हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है, और KH का वैल्यू हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है 298 केल्विन ताप पर दाब। P कितना है? यहाँ पर दाब है 760 mmHg है।
तो आपको मीथेन की द्रव में विलेयता ज्ञात करना, मतलब यक्स का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हो फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स होता है। तो यहां से P का एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान के एच। अब P का वैल्यू क्या है 760 अपान के एच का वैल्यू 4.27 इंटू 10⁵ सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, हाँ बिल्कुल आंसर आपका सही है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले दिया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है कितना ग्राम, इतना ग्राम में मत लिखिए, इतना आपका एथेन है, ये समझ लीजिए आपका एक्स का मान दिया हुआ है। ठीक है, एक्स का मान, तो पहले क्या दिया है कि x1 का मान दिया हुआ है, x1 का मान कितना है 6.65 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है ना। ये दिया है x का मान काई, मतलब मोल प्रभाष का मान दिया हुआ है। ठीक है, एक तरह से इतना समझ लो, या इतना ग्राम समझ लो, आपको इतना ही ग्राम समझ लो ना, इतना आपकी इतना एथेन युक्त है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से लगेगा ना, आप ग्राम ही समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे दाब कितना है, P1 का मान 1 है, ये है। अब अगर विलियन में इतना ग्राम एथेन हो, मतलब X2 का वैल्यू दिया है कितना 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम, तो दाब P2 का वैल्यू कितना होगा, यह आपको बताना है, सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल है आपका। ठीक है, क्या करना है आपको, P1 इज इक्वल टू क्या, P1 इज इक्वल टू के एच काई 1, इसी तरह P2 इज इक्वल टू के एच काई 2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे के एच से के एच कट जाएगा, तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू काई 1 अपान P2 इज इक्वल टू काई 2, ये लिख सकते हो। अब देखो सिंपल है आपका, P1 का वैल्यू 1 है अपान P2 का वैल्यू नहीं पता, इज इक्वल टू काई 1 का वैल्यू 6.65 इंटू 10⁻³ है अपान x2 का वैल्यू 5.00 इंटू 10⁻² है। सॉल्व कर दोगे P2 का वैल्यू आ जाएगा, है ना, समझे। बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है दूसरा, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहां से, समझ गए सभी लोग। तो एक बार मैं सभी को जय मां सरस्वती कहना चाहूंगा, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मजा आया कि नहीं, ये जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताइए, ठीक है, ओके। सभी को गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब मैं सभी को बता देना चाहता हूँ एक बात, कि थोड़ा सा इनरिगुलरिटी होगी इस समय, क्लास किसी दिन नहीं भी ले सकता हूँ, ले भी सकता हूँ, इसीलिए मैं पहले से माफी चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले से बता रहा था कि 15-20 अप्रैल से लेकर 15-20 मई तक प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, ठीक है, आज नहीं, बहुत पहले से बता रहा था मैं, ठीक है। अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट उठ होगा तो मैं किसी दिन डाउट क्लास रखूंगा, उसमें पूछ लेना आप लोग, जो भी डाउट होगा, पढ़ते समय कुछ भी नहीं आए तो आप मेरे को चैट में सेंड कर दिया करो, ठीक है, ओके। ये साथी नहीं है मेरा, शादी नहीं है भाई, शादी नहीं है मेरा, शादी 1 महीने होती है क्या, थोड़ा सा काम चल रहा है घर पे, ठीक है, उसी में थोड़ा सा मुझे परेशानी है,
ये मुझे भी नहीं पता कौन से दिन छुट्टी होगा। हाँ, किसी दिन भी छुट्टी हो सकता है अचानक, किसी दिन भी नहीं हो सकता, इसलिए ठीक है। ठीक है, नहीं यार शादी नहीं है, शादी नहीं है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।